हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेंडल से पहले कुछ साइंटिस्ट हुए जो अपना अपना थ्योरी दिए, जिसको हम लोग बोले प्री मेंडेलियन थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने मेंडल्स के बारे में देखा कि मेंडल्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फिर उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लेकर अपना स्टडी शुरू किया और एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स उन्होंने पाइसम सटेबम दैट इज पी गार्डन पी को लेकर उन्होंने काम स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जो मेंडल्स ने यूज़ किए थे, और उन सब टर्म्स को पहले अभी समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेंडल्स के फिर डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हुए दैट इज़ मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले उन सभी को समझने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किन किन सब टर्म्स को यूज़ होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म्स है दैट इज़ कॉल्ड द जीन। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। लेकिन मेंडल ने जीन टर्म इस्तेमाल नहीं किया था, मेंडल ने टर्म इस्तेमाल किया था फैक्टर्स। मतलब वो क्या बोले थे मेंडल्स कि कोई भी एक कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जब मूव होता है दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स। लेकिन जब साइंस और डेवलप किया तब उस फैक्टर को जब आइडेंटिफाई करना शुरू किए, जब एनालिसिस करना शुरू किए, तब पता चला कि दैट फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड दैट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब कि वो जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है कुछ न कुछ किसी चीज़ को कोड करता हो, आइदर प्रोटीन, एंजाइम, सम डिफरेंट चीज़। तो वो कोड करता है, एक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखे हुए है, और वही तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। मतलब क्या हुआ कि जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट, ओके। जीन हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन। चूँकि इट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, और डीएनए जब कंडेंस होता है तब एक क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो जीन, क्योंकि जीन क्या बोल रहे हैं, डीएनए का एक सेगमेंट है, तो जब वो क्वाइलिंग होती है डीएनए की, जब वो कंडेंस्ड होना शुरू होता है तो क्रोमोजोम के ऊपर लीनियरली तरीके से ये जीन अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिखा हुआ क्या है। तो जीन, सबसे पहले क्या इसमें बात करते हैं कि टर्म जीन को किसने दिया। तो द टर्म इज गिवन बाय जोहानसन। क्या बात बोले कि जीन इज द स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट, जीन इज द स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट एंड इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड? क्योंकि डीएनए क्या चीज़ का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जब अरेंज्ड होते हैं, ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं, तो इस तरीके से डीएनए बनता है। और डीएनए बनता है क्योंकि कहने का मतलब क्या हुआ, डीएनए इतना बड़ा हुआ है, और अगर उसका एक यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग बोल दिए जीन। तो जीन किस चीज़ का डीएनए किस चीज़ का बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमारा जो जीन है वो भी क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। क्लियर है? इसलिए बोल रहा गया है कि जीन इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड जीन हैव द इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन एंड इट इज प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर लोकस ऑफ क्रोमोजोम। अब पर्टिकुलर लोकस, लोकस किसको बोलते हैं? तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर क्रोमोजोम में जीन प्रेजेंट रहता है उस प्लेस को हम लोग लोकस बोलते हैं। ठीक है, उस प्लेस को हम लोग लोकस बोलते हैं। एंड दिस जीन इज लीनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोजोम। ठीक, अब बात करते हैं कि बायोकेमिकल नेचर जीन का या डीएनए के किसने खोजा था। तो वो खोजा गया था एवरी मैकोलॉयड एंड मैकार्थी के थ्रू। तो देखिए लिखा है कि बायोकेमिकल नेचर फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड बाय एवरी मैकोलॉयड एंड मैकार्थी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या बात बोले कि ये जो जीन है वो जोहानसन के थ्रू खोजा गया था, लेकिन जीन मेंडल ने कभी टर्म इस्तेमाल नहीं किया था। मेंडल ने यूज़ किया था फैक्टर्स इन प्लेस ऑफ जीन। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और टर्म्स है। अब देखिए बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है? तो सबसे पहले जब किसी को आप देखते हैं, जैसे प्लांट्स देख लिए, प्लांट्स में फ्लावर देख लिए, तो क्या दिखता है कि वो फ्लावर रेड है कि वाइट है कि येलो है कि ग्रीन है,
वो आपको कलर अपनी आँखों से दिखता है। मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली जो दिख रहा है आपको आँखों से, दैट इज़ कॉल्ड द फिनोटाइप। क्लियर है? क्या बोले कि जो आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम लोग देखेंगे, प्लांट्स के अगर हाइट की बात करते हैं तो प्लांट्स या टॉल रहेगा या ड्वार्फ रहेगा, तो वो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। फ्लावर रेड है कि येलो है, वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। ठीक है, मतलब जो बाहरी आंखों से देख सकते हैं दैट इज विजिबल इज कॉल्ड द फिनोटाइप। और उसके पीछे का जेनेटिक मेकअप कैसा है कि जैसे हम बोल दिए क्या कि फ्लावर रेड है, क्या बोल रहे हैं कि जो रेड फ्लावर हम दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप। ठीक है, और ये रेड किसके कारण हो रहा है, इसका जीन किस तरीके से बना हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। तो मतलब कि ये रेड किसके कारण से है, तो ये जेनेटिक मेकअप इसका क्या है, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो अब उसको क्या बोल दिए कि जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप, और जो मॉर्फोलॉजिकल जो बाहरी तौर पर दिखता है दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। द टर्म यूज्ड या द टर्म इज गिवन बाय जोहानसन, और एलील भी टर्म, ये जीन भी टर्म किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। तो द टर्म इज गिवन बाय जोहानसन। जीनोटाइप मीन्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द फिनोटाइप इज मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। क्या बात बोले कि जैसे मान लिया कि प्लांट्स टॉल है, टॉल प्लांट की बात किए तो टॉल तो है, ये हमको दिख रहा है दैट इज फिनोटाइप, ये फिनोटाइप हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे जेनेटिक मेकअप क्या है, तो टॉल इट में भी कैपिटल टी और इट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये दोनों टॉल का है, तो ये जेनेटिक मेकअप उसका है और इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप हो गया जेनेटिक मेकअप, और जो बाहरी तौर पर विजिबल है दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। अब दूसरा टर्म क्या है, एलील, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एलीलोमॉर्फ। और एलील्स और एलीलोमॉर्फ बेसिकली ये जो टर्म दिया गया है बैटसन के थ्रू दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि जीन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो जीन हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है, जीन इज इन पेयर फॉर्म, ये हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम टॉल की बात कर रहे हैं तो टॉल के लिए जीन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों जीन क्या है हमेशा पेयर फॉर्म में रहता है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का दोनों प्लांट्स क्या है, मॉर्फोलॉजिकली टॉल प्लांट है। तो यहाँ पर जो दोनों जो जीन जो दिख रहा है दैट इज अकर इन द पेयर फॉर्म, और उसका एक पेयर को हम लोग बोलते हैं एलील। तो ये हो गया आपका एलील, ये हो गया एलील। मतलब कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, तो ये सब जो जीन है ये एक दूसरा क्यों अल्टरनेट फॉर्म है, क्योंकि अगर एक टॉल है तो उसका कोई दूसरा भाई होगा जो उससे कम ताकतवर होगा, कम एक्सप्रेस करने वाला होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एलील्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि एलील्स और एलीलोमॉर्फ, द टर्म इज गिवन बाय बैटसन, इट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एंड इट इज ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, तो जैसे हम लोग सिर्फ फिर से बात वही बोलेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जब दोनों साथ साथ है तब क्या शो कर रहा है, टॉल प्लांट शो कर रहा है। ठीक है, जब ये सेपरेट होगा, ये जब जीन, क्योंकि अब इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, आप दो भाई हैं, ठीक है, घर में तो दोनों पास पास में हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप दोनों भाई का, दोनों का अलग अलग दोस्त रहेंगे। ठीक है, मतलब कि बड़े भाई का कोई और दोस्त होगा, छोटे भाई का कोई और दोस्त होगा, और फिर से जब घर पर आएंगे तो दोनों पास पास आ जाएंगे। ठीक वही पैटर्न ये जीन भी फॉलो करता है। क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों जीन पास पास रहते हैं तो वो तो पेयर फॉर्म में रहते हैं, जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करने होता है तब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, घर से बाहर निकले दोनों सेपरेट हो गए, ये अब फ्री हो गए किसी के साथ दोस्ती करने के लिए। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं फ्री हो जाते हैं किसी के साथ भी दोस्ती करने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े भाई के साथ ही दोस्ती करते रहना है। तो क्या करते हैं, ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया क्या कि कैपिटल टी के साथ भी जुड़ सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी जुड़ सकता है। उसी तरीके से ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ भी जुड़ सकता है और स्मॉल टी के साथ भी जुड़ सकता है।
ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ये जो है टॉल के लिए बना हुआ है, टॉल के लिए, और ये ड्वार्फ के लिए बना हुआ रहता है, ड्वार्फ एलील्स है, ड्वार्फ जीन है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर यहाँ पर, लेकिन दोनों जब पास पास आए तो कैपिटल टी इसको डोमिनेट कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, तो अपना एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, लेकिन वो जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया है, फिर भी जब सेपरेट होगा तो अपना एक्सप्रेशन फिर से देगा वो, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो एलील्स है इट इज़ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक। देखिए, कोई भी टर्म्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड करेंगे, तो ये सब सारा टर्म यूज़ होगा, और आपको जब टर्म पता हो जाएगा तो वहाँ पर समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस क्या है। तो क्या बोले कि जब आइडेंटिकल जीन्स, जब दो आइडेंटिकल जीन्स रहते हैं एक साथ, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल मतलब कि जैसे ये जीन है कैपिटल टी, तो इसके साथ भी कैपिटल टी है, तो ये दोनों एक जैसा है, एक साथ रह रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। इन द सेम कंडीशन अगर स्मॉल टी है और वो स्मॉल टी के साथ अगर वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जीन को हम लोग होमोजाइगस बोल सकते हैं और हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो जहाँ पर जीन, आइडेंटिकल जीन एक साथ रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, और जो डिफरेंट जीन आपस में एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो जैसे ये दोनों हो गया होमोजाइगस, और वही कंडीशन अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर रहना शुरू कर जाए, पास पास रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हो गए तो ये हो जाएगा हेट्रो। और अगर यही दोनों सेम कंडीशन हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो दोनों एक जैसा जीन आपस में रहते हैं, पास पास रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और यहीं पर एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड दी हेमीजाइगस। अब ये हेमीजाइगस क्या है? तो हेमीजाइगस, हेमी का मतलब क्या हुआ, हेमी का मतलब हाफ, हाफ होता है। तो मतलब कि ये जो जीन है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो जीन है इसमें से हाफ अगर जिसके पास रहता है, हाफ किसके पास होगा, कब होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं, गैमेट इज हैप्लॉइड इन नंबर, और बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो जैसे ही डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, मतलब क्रोमोजोम की संख्या आधा हो जाएगी। तो आधा मतलब कि ये जो अगर कैपिटल टी है तो ये हो जाएगा हाफ। तो जब अगर हाफ हो जाएगा उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, और वो किस में होगा, वो गैमेट में होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब देख लेते हैं लिखा हुआ क्या है। तो देखिए लिखा हुआ क्या है कि सबसे पहले टर्म किसने दिया, तो बैटसन ने दिया। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों टर्म बैटसन ने दिया। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, ए सेल विथ टू आइडेंटिकल जीन्स दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक जैसा है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं होमोजाइगस। और वहीं पर अगर कोई सेल के पास दोनों जीन, मतलब जीन जो है उसका अल्टरनेट फॉर्म जिसको अलील बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोल दिए। तो यहाँ पर जीन टी का है तो एक कैपिटल टी हो गया, एक अल्टरनेट फॉर्म उसका स्मॉल टी हो गया, अलील हो गया। क्या बोल रहे हैं कि एक जीन उसका और उसका अल्टरनेट फॉर्म जिसको अलील बोलते हैं वो जब पास पास रहता है तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तीसरा क्या पॉइंट्स बोल रहा है कि द गैमेट्स आर हैविंग ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर। क्या बोल रहे हैं कि एक पेयर में, जीन पेयर में है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेयर फॉर्म में है। तो इसमें से पेयर में से सिर्फ एक प्रेजेंट रहेगा, हाफ प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमीजाइगस। और ये किस में मिलेगा, ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तभी मिलेगा, मतलब कि गैमेट्स में ही सिर्फ हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगा। और इसीलिए गैमेट्स को क्या बोलते हैं, गैमेट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द गैमेट्स आर हैविंग ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर, सो इट इज हेमीजाइगस। और म्यूटेशन क्या होता है,
तो म्यूटेशन इज ए हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, मतलब कि जो जेनेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जीन्स डीएनए बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसके एक न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज हो जाता है, किसी तरीके से सडन चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर वो म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला जाता है तो उसको हेरिटेबल चेंज बोलते हैं, और दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन। म्यूटेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, अगर इसमें होगा तो ये भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है? तो डोमिनेंट जो होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन। क्या बोल रहे हैं कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में रहा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अगर ये क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पाता है, तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन। तो इस केस में क्या हुआ, इस होमोजाइगस कंडीशन क्या है, दोनों का दोनों प्लांट्स कैसा है, टॉल प्लांट है। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट रहा तब भी प्लांट टॉल रहेगा, और अगर एक कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा तब भी प्लांट टॉल रहेगा। मतलब कि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में तो दोनों टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी इस स्मॉल टी को मास्क कर दिया, ढक दिया, उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया, और नहीं करने दिया तो ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, अपने आप को दिखा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर जो होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, यहाँ पर देखिए स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस जीन को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव जीन बोलते हैं, रिसेसिव जीन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसको रिसेसिव जीन बोले। तो रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस करेगा, तो रिसेसिव जीन अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहता हो। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉल टी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी तो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो अब ये एक्सप्रेस कब करेगा, जब ये दोनों स्मॉल टी आ जाएगा तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि रिसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म जाने हम लोग, क्या जाने, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, शो कर पाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डोमिनेंट जीन। और जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो जीन हो जाएगा रिसेसिव जीन। और रिसेसिव जीन अपना एक्सप्रेशन तभी कर पाएगा जब वो दोनों का दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। चलिए देखिए लिखा हुआ क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, ए जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज heterozygous genotype is said to be dominant. A gene which express itself only in homozygous genotype is said to be recessive. मतलब क्या बोले कि स्मॉल टी में एक्सप्रेस कर पाएगा तो उसको हम लोग रिसेसिव बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दिया हुआ है कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट फॉर टॉलनेस बिकॉज कैपिटल टी अपने आप को टॉल प्लांट शो कर दिया। वहीं अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहा उसके बावजूद भी ये कैपिटल टी है जो स्मॉल टी को मास्क कर दिया और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, दैट इज टॉल। और वहीं अगर जो स्मॉल टी है दिस इज रिसेसिव जीन फॉर ड्वार्फनेस, और ये तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में रखेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप दो भाई हैं घर में, आपसे छोटा एक भाई है, वो टीवी देख रहा हो, ठीक है, वो टीवी देख रहा हो, आपको अगर कोई सीरियल या फिर कोई कार्टून अभी आ रहा है आपको पता है और वो आपको देखना है, तो क्या करिएगा, छोटे भाई को डांटिएगा, बोले लाओ रिमोट हमको दो अब हम देखेंगे। वो नहीं देगा तो डांटिएगा और उसके बाद फिर उससे रिमोट छीन लीजिएगा। मतलब आप उसको दबा दिए, आप उसको सप्रेस कर दिए और अपने आप को वहाँ पर शो करना शुरू करिए, अपने आप को डोमिनेंट कर दिए। तो अपने आप को डोमिनेंट कर दिए तो वो डोमिनेंट जीन हो जाएगा। आपका भाई छोटा अभी क्या है,
शांत पड़ा हुआ है, रिसेसिव हो गया। लेकिन अगर 3 भाई हुए, अगर आप कंडीशन ऐसे सोचिए कि आप 3 भाई हैं, ठीक है, अब 2 छोटा है और 1 बड़े हैं आप। अगर आप डोमिनेट, अब फिर से वही कंडीशन सोचिए कि टीवी चल रहा है, वो दोनों का बहुत बढ़िया चैनल आ रहा है, दोनों बहुत मज़े से देख रहे हैं। अब आप जाके बोलिएगा कि रिमोट लाओ, तो वो दोनों भाई अगर एक हो गए तब आपको पानी पिला देगा, आपको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, आपको रिमोट नहीं देगा, लड़ जाएगा और वो अपना चैनल देखता हुआ रह जाएगा। मतलब कि दोनों भाई जो छोटा छोटा है वो पास पास आ गए, एक साथ आ गए, तो आपको एक्सप्रेस करने से रोक दिया, तो वो उस कंडीशन को हम लोग रिसेसिव जीन बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? तो 2 प्लांट्स हैं, एक मेल प्लांट्स है और दूसरा फीमेल प्लांट्स है, ठीक। अब मेल को हम एक बार में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मेल को एक बार में हम टॉल ले लिए और फीमेल को ड्वार्फ ले लिए, मतलब बोना प्लांट्स ले लिए। क्लियर है? एक बार क्रॉस करवाए तो मेल को टॉल प्लांट ले लिए और फीमेल को ड्वार्फ प्लांट लेकर क्रॉस करवा लिए। दूसरा बार जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेल को अभी टॉल ना लेकर हम मेल को ड्वार्फ ले लिए, बोना ले लिए, और फीमेल को पहले जो ड्वार्फ लिए थे उस प्लांट्स को हम ले लिए टॉल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब अच्छा, इस ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब कि एक क्रॉस में एक बार जो मेल पहले हम जो लिए थे, मतलब जो टॉल प्लांट्स, मेल प्लांट्स टॉल लिए थे, नेक्स्ट क्रॉस में उसको हम ड्वार्फ ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिला था। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिला था, ये भी सोचने वाली बात है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक क्रॉस मेंडल ने करवाया, मेल प्लांट्स टॉल लिया और फीमेल प्लांट्स ड्वार्फ लिया, क्रॉस करवाया, जो भी रिजल्ट मिला F1 में, ठीक है। सेकेंड जब बार क्रॉस करवाए तो जो मेल टॉल था उसको ड्वार्फ ले लिए और जो फीमेल ड्वार्फ था उसको टॉल ले लिए इस बार, और जो मेल था टॉल उसको ड्वार्फ ले लिए, फिर उसको क्रॉस करवाए। तो जो पहले वाला का जो टेस्ट का रिजल्ट था और सेकेंड वाले टेस्ट का रिजल्ट था उसमें किसी तरीके का अंतर नहीं देखने को मिला था। अब ऐसा क्यों? ऐसा सोचिए, ये बात हम बोल रहे हैं कि अब क्या देखिए, मेंडल क्या बोल रहा है कि मेंडल रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल्स के इफेक्ट को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? सोचिए, मेंडल्स के जो फ्लावर लिए थे, पी का फ्लावर लिए थे, वो फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल था, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। क्लियर है? अब इसको अगर हम उस फ्लावर में से मेल पोर्शन को रिमूव किए तो क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा फीमेल, ठीक है। और उसी फ्लावर से अगर हम फीमेल पोर्शन को, जो कार्पेल्स पिस्टल्स होता है, उसको अगर हम रिमूव कर दिए तो क्या फ्लावर बन जाएगा? मेल। तो मतलब कि अगर सेम फ्लावर में से अगर फीमेल पोर्शन को हटा दिए तो वो मेल की तरह बिहेव करेगा, और अगर मेल पोर्शन को हटा दिए तो उसको वो क्या हो जाएगा? फीमेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उस दोनों में कोई भी कंडीशन हो सकता है, दोनों प्लांट्स में अगर इंटरचेंज भी करके करेंगे तो रिजल्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ें मेंडल्स ने देखा था कि मेंडल्स में रेसिप्रोकल क्रॉस का किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं देखा था, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर रेसिप्रोकल कब? जब टॉल मेल है, ड्वार्फ फीमेल के साथ कंबाइन किया गया, हाइब्रिडाइज करवाया गया। वहीं पर दूसरे बार में क्या किया गया? ड्वार्फ मेल ले लिया गया। पहले क्या था? मेल टॉल था, सेकेंड बार में ड्वार्फ कर दिया गया, और वहीं पहली बार में फीमेल ड्वार्फ थी तो उसको हम लोग टॉल ले लिए फीमेल को। तो इससे रेसिप्रोकल क्रॉस से मेंडल्स के रिजल्ट्स पर किसी तरीके से इफेक्ट नहीं मिला। मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस डू नॉट इन्फ्लुएंस द मेंडल इफेक्ट्स। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। तो जब F1 हाइब्रिड को मतलब कि जो 2 पेरेंट्स रहेंगे उसका जो संतान रहेगा, उस संतान को आइदर पेरेंट से, मतलब कि दोनों में से किसी पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से या रिसेसिव पेरेंट से कंबाइन करवाएंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये एक पेरेंट्स है,
मेल एंड फीमेल, मतलब एक को हम डोमिनेंट मान लेते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। अब इसका हमको F1 हाइब्रिड मिला, इसका संतान मिला, तो इस संतान को आइदर पेरेंट्स मतलब डोमिनेंट के साथ या फिर रिसेसिव के साथ अगर हाइब्रिडाइज करवाते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस बोलते हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। और वहीं पर अगर इस F1 को क्रॉस करवा दिए सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स से तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, क्लियर है। और एक टर्म बोला गया है कि एवरी टेस्ट क्रॉस, क्या बोल रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स के साथ हो रहा है, सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ हो रहा है, तो F1 को जब रिसेसिव के साथ करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। तो बोलते हैं क्या कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। क्या हुआ, बैक क्रॉस में तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के साथ कंबाइन कर रहा है, तो अगर वो रिसेसिव के साथ कंबाइन कर रहा है तब तो वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस हो ही रहा है, क्योंकि बैक क्रॉस में क्या बोल रहे हैं, किसी भी पेरेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसलिए बोला गया क्या कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। क्लियर है। चलिए देखिए लिखा हुआ क्या है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, when an individual is crossed with any of its parent that is called the back cross। इंडिविजुअल F1 है, इसको हम डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाएं या फिर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएं तो ये जो होगा इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। वहीं अगर सिर्फ F1 को हम सिर्फ क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, अगर क्रॉस करवाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, तो यह हम लोग, अगर आपको कोई एक अननोन प्लांट्स दे दिया गया हो कि उसका जीनोटाइप कैसा है उसको टेस्ट करना है, तो उसको अगर हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसका हमको जेनेटिक मेकअप मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये प्लांट्स जो दिया हुआ है वो कैसा है। और इसीलिए टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्लियर है बात। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। चलिए अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रू ब्रीडिंग लाइन। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बताया था कि ट्रू ब्रीडिंग का लाइन का मतलब क्या होता है। वैसा प्लांट्स जो कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद उसका जो ट्रेट्स है बिल्कुल वो स्टेबल मिलना शुरू कर दिया, सो स्टेबल ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि एक प्लांट्स लिए और उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाए तो वो हर बार हर जनरेशन में एक ही जैसा रिजल्ट शो करना शुरू कर दिया, एक ही जैसा वो ट्रेड शो करना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। और ये लगभग 7 से 10 जनरेशन तक करके देखते हैं कि कहीं वेरी तो नहीं कर रहा है, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में वेरी तो नहीं कर रहा है, वो हर जनरेशन में एक ही जैसा एक्सप्रेशन करता हो, एक ही जैसा रिजल्ट शो करता हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को ही हम लोग पेरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेंडल ने पेरेंट्स के लिए यही ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को इस्तेमाल किया था। क्लियर है। एज फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं, टॉल प्लांट्स। तो टॉल में क्या बोल रहे हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन में अगर ले रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो होमोजाइगस कंडीशन है तो ये एक जनरेशन से नहीं आया, बार बार इसको कंटिन्यूअस देखते हुए रहे और वो हमेशा टॉल एक ही जैसा अगर रिजल्ट शो कर रहा है, तब उसको हम लोग बोल दिए कि अब ये एक ही जैसा रिजल्ट शो कर रहा है तो मतलब इसका जो जेनेटिक मेकअप है बिल्कुल एक जैसा हो गया होगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग लाइन। क्लियर है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ it is a plant that undergoes continuous self pollination and show a stable trait inheritance and expression for several generation कितना, 7 से 10, किसी में 3 से 5 जनरेशन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, वो भी मतलब सेवरल जनरेशन तक ये लगातार एक ही जैसा रिजल्ट शो करता है तो उसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं।
क्लियर है? पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड, सबसे पहले तो टर्म आता है कि ये पनेट स्क्वायर दिया किसने है। तो ये पनेट स्क्वायर, साइंटिस्ट का नाम है पनेट, आरसी पनेट ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं पनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब ये किस लिए होता है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है उसका जीनोटाइप कैसा होगा, उसको इजी रूप से बनाने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट इज डेवलप्ड बाय आरसी पनेट, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। मतलब जो क्रॉस करवा रहे हैं उसमें जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, उन सभी को एक जगह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, जो स्क्वायर फॉर्मेशन होता है, जो चेकर बोर्ड बनता है, उसी को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ये रोज और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर, अच्छा, ये जो रोज एंड कॉलम में क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं? तो गैमेट्स लिखते हैं और उसके क्रॉस होने के कारण नीचे जो बॉक्स बनते हैं उसको चेकर बोर्ड बोल दिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, दो साइड में लिखा हुआ रहता है यूजुअली, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर। जैसे ये हम स्क्वायर का बात बोल रहे हैं तो मान लीजिए कि ये 4 है, ठीक है, तो ऊपर में इधर लिख दिए गैमेट, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों तरफ क्यों हो गया? क्या बोले कि जो गैमेट लिखते हैं वो ऊपर के और लेफ्ट साइड कॉलम में और ऊपर के रो में लिखते हैं। तो चूंकि इसको सेल्फिंग करवाते हैं, F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाते हैं, अभी वो भी पढ़ेंगे F1 जनरेशन क्या है। तो जब सेल्फिंग करवाएंगे तो यही मेल की तरह भी बिहेव करेगा एंड फीमेल की तरह भी बिहेव करेगा, और दोनों का गैमेट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी मेल के लिए हो गया इधर, और ये फीमेल के लिए हो गया, और इधर मेल के लिए हो गया, मेल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट्स को ऊपर रो और लेफ्ट साइड कॉलम में लिखते हैं, और इन सभी का कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पर स्मॉल टी हो गया। मतलब इन दोनों गैमेट का कॉम्बिनेशन मिलाकर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी रिप्रेजेंटेशन को पनेट ने सबसे पहले डिजाइन किया कि इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, मतलब आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी को उन्होंने टर्म दिया, इन्होंने नाम दिया पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बोलते हैं। क्लियर है? आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहे बच्चे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।